आनंद नगर में सेठ हीरालाल अपनी पत्नी जानकी और बेटी प्रज्ञा के साथ रहते थे। सेठ जी की बड़े बाजार में सोने चांदी और हीरे जवाहरात की दुकान थी और रोजाना लाखों रुपए का कारोबार था। सेठ जी अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाते थे। एक बार सेठ जी कारोबार के लिए शहर से कहीं बाहर गए हुए थे। तभी उनके घर में कुछ बदमाश घुस आते हैं और उनकी पत्नी और बेटी को बंधक बना लेते हैं। अरे बड़ी मालदार पार्टी लगती है, देखो तो घर में कितना कीमती सामान रखा है। और सेठानी के गले का हार भी लाखों की कीमत का है। देखो तुम लोग हमें छोड़ दो, हाँ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। सेठानी अपना मोबाइल निकालकर पुलिस को फोन मिलाने लगती है। तभी एक बदमाश उसे गोली मार देता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद वो बदमाश लूटपाट करके भाग जाते हैं। माँ, ये तुम्हें क्या हो गया माँ? कुछ बोलो ना माँ, तुम कुछ क्यों नहीं बोलती? मुझसे नाराज हो गई क्या माँ? बोलो ना। उसी दिन सेठ जी शहर से वापस आ जाते हैं तो घर पहुंचकर उन्हें सारी बात पता लगती है। जैसे तैसे वो बेटी प्रज्ञा को संभालते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और प्रज्ञा अपनी माँ को भुला नहीं पा रही थी। वो घंटों के लिए बैठी रहती और अपने पिता से भी ज्यादा बातें नहीं करती थी। बेटी की हालत देखकर सेठ जी बहुत परेशान हो जाते और मन ही मन सोचते हैं, मुझसे प्रज्ञा का दुख नहीं देखा जा रहा। बेचारी अपनी माँ को कितना याद करती है। प्रज्ञा को संभालने के लिए घर में कोई दूसरा होना चाहिए। ये बात सोचकर कुछ दिन बाद सेठ जी सुमित्रा नाम की एक विधवा औरत से विवाह कर लेते हैं। सुमित्रा की शादी पहले भी हुई थी, जिससे रजनी नाम की एक बेटी थी। उसे भी वो अपने साथ सेठ जी के घर ले आती है। प्रज्ञा रजनी को अपनी बहन की तरह मानती थी। वो दोनों हमेशा खेलते थे, पर सुमित्रा बहुत चालाक और लालची औरत होती है। वो प्रज्ञा को अपने रास्ते का कांटा समझती थी, इसलिए वो उसकी देख रेख करने के बजाय हमेशा उसे डांटती रहती थी। अरे प्रज्ञा, तू अभी तक सो रही है? चल जल्दी उठ, आज मेरा भाई आने वाला है ना। सारे घर की साफ सफाई कर और फिर तुझे बाद में खाना भी बनाना है। प्रज्ञा एक समझदार लड़की थी। वो समझती थी कि अगर वो अपनी सौतेली माँ की शिकायत पिताजी से कर देगी तो वो उन्हें तलाक दे देंगे। इसलिए वो कभी अपनी माँ की करतूतों के बारे में पिताजी को नहीं बताती थी और चुपचाप घर का सारा काम करती थी। तभी एक दिन सेठ जी को काम से शहर जाना पड़ा और वो प्रज्ञा को सुमित्रा की जिम्मेदारी सौंपकर चले जाते हैं। प्रज्ञा पढ़ने में बहुत होशियार थी और सुमित्रा उसे पढ़ते देखकर बहुत चिढ़ती थी। वो नहीं चाहती थी कि प्रज्ञा पढ़ाई करे और उसकी बेटी रजनी से आगे निकल जाए, इसलिए वो उसका स्कूल जाना भी बंद करवा देती है। ए सुन प्रज्ञा, बहुत हो गई तेरी पढ़ाई वढ़ाई। हमें तुझे पढ़ा लिखा कर कलेक्टर नहीं बनाना है, समझी? इसलिए आज से तू स्कूल नहीं जाएगी। चल जाकर बर्तन धो दे, किचन में ढेर लगा पड़ा रखा है। नहीं मम्मी, ऐसा मत करो, मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना। मैं पढ़ाई नहीं करूँगी तो फेल हो जाऊंगी। मेरा स्कूल जाना बंद मत करवाओ ना माँ, मैं घर का सारा काम करूँगी, प्लीज। ए चुप कर, अपनी माँ से जबान लड़ाती है, बेशर्म कहीं की। रुक, अभी तुझे बताती। सुमित्रा प्रज्ञा को थप्पड़ों की बौछार कर देती है और पिटाई करने के बाद उसे घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देती है। प्रज्ञा वहाँ से रोती रोती चली जाती है और पैदल चलते चलते एक घने जंगल में पहुँच जाती है। तभी उसकी नजर घायल पड़े एक बंदर पर पड़ती है। अरे इस बंदर को क्या हुआ? लगता है इसे चोट लगी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर प्रज्ञा उस बंदर के पास जाती है और उसे अपना रुमाल निकालकर उस बंदर के घाव पर लगा देती है, जिससे उसका खून बहना रुक जाता है और बंदर का दर्द कम हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो बंदर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। वो परी प्रज्ञा से कहती है, बेटी मैं एक परी हूँ। एक चुड़ैल ने धोखे से मुझ पर हमला कर दिया था, जिससे मैं उड़ नहीं पा रही थी और इसलिए मैंने एक बंदर का रूप ले लिया था, जिससे वो मुझे पहचान न सके। तुमने मेरी मदद की, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। बोलो मुझसे क्या चाहती हो?
प्रज्ञा उस परी को सारी बात बता देती है, जिसे सुनने के बाद परी एक बड़ा सा किताब घर प्रकट कर देती है और कहती है, यह एक जादुई किताब घर है। इस किताब घर में किताबों की कभी कमी नहीं रहती। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो और अपनी पढ़ाई भी कर सकती हो। बेटी, यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। परी की बात सुनकर प्रज्ञा बहुत खुश होती है और उस जादुई किताब घर में रहने लगती है। प्रज्ञा को उस घर में अपने क्लास की किताबें भी मिल जाती हैं। वो कड़ी मेहनत करती है, दिन रात पढ़ाई करती है और बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। कुछ दिन बाद प्रज्ञा के पिता जब घर वापस आते हैं तो उन्हें सारी बात पता चलती है और वो अपनी लालची पत्नी और बेटी को उसी घर में छोड़कर खुद जंगल चले जाते हैं और अपनी बेटी प्रज्ञा के साथ जादुई किताब घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।